Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Radiation Physics of DRT Part First. तो जैसा कि रेडिएशन फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था बेसिक कंसेप्ट्स, और बेसिक कंसेप्ट में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था फोर्स, वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले उसका एक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक के बारे में यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर की बात की जाए, उसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी फोर्स की। दैट मीन्स फोर्स क्या है? बल एक ऐसा तथ्य है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो मूव कर जाती है, फिर मूव करने की कोशिश करती है। अदरवाइज़ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी या फिर रेस्ट में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये तो थी इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अगर इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। दैट मीन्स कि जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो उसका जो मास, भार, और जब आप उस पर फोर्स लगाते हो तो उसमें कितना त्वरण आता है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, इसी प्रकार से वर्क के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब अपन किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं और वो पॉइंट मूव कर जाता है तो वहाँ पे लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इसके अलावा फिर अगर अपन बात करें पावर की, ठीक है, तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य को करने की दर। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और पावर की यूनिट क्या होती है आपकी? जूल। इसी प्रकार से अगर अपन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य को करने की क्षमता। दो प्रकार की एनर्जी अपन ने पढ़ी थी, मेनली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, जो कि स्थिति के कारण आती है, और काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला था हाफ mv², जो कि वेलोसिटी के कारण आती है। इसके अलावा हमने एक नियम और डिस्कस किया था जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यह बताता है कि एनर्जी ना तो कभी क्रिएट कर सकते हैं हम और ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर क्या कर सकते हैं? एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट मीन्स कि एनर्जी को हम एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट कभी भी उसे क्रिएट और डिस्ट्रॉय अपन नहीं कर सकते। ये बताता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब जैसा कि एनर्जी से अपन ने बात की थी, तो एनर्जी से ही रिलेटेड टॉपिक के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, और वो है अपना हीट। ठीक है, हीट के बारे में पढ़ेंगे और मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, दैट हीट एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से, कौन कौन से मेथड से ट्रांसफ़र होती है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अगर अपन हीट की बात करें तो हीट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले अपने को एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए, या फिर एटम और मॉलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अपने को इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ सके। तो वो चीज़ें क्या है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बनता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। These atoms and molecules are in regular movement in solid and random movement in liquid and gases. They produce potential energy as well as kinetic energy. That means कि ये जो एटम्स और मोलिक्यूल्स है किसी भी पदार्थ के, ये सॉलिड में तो क्या करते हैं? रेगुलर मूवमेंट। ठीक है, सॉलिड में इनका जो मूवमेंट होता है वो फिक्स होता है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ वो रेगुलर मूवमेंट करते रहते हैं। अगर अपन लिक्विड और गैसेस की बात करें तो वहाँ पे उनका मूवमेंट कैसा होता है? रैंडम होता है। रैंडम दैट मीन्स कोई फिक्स नहीं है कहाँ से कहाँ मूव कर जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको भी पता है कि जब किसी भी एटम की या फिर मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज होगी तो पोजीशन चेंज होने पे वहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और अगर वेलोसिटी आती है उसके अंदर तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो दैट मीन्स कि जब ये मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पे पोजीशन भी चेंज होगी और उनमें वेलोसिटी भी चेंज आएगी। तो इस कंडीशन से अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी आपको मिलेगी। दैट मीन्स प्रोड्यूस होगी, उत्पन्न होगी जब ये मूवमेंट करेंगे। द टोटल एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब जो मैटर था, जो पदार्थ था, जो सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो टोटल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। ठीक है, और वो टोटल एनर्जी क्या कहलाती है? उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाती है।
द काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द सिस्टम। अब जो वो जो पदार्थ है उसको हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, हॉटनेस यानी गर्म, कोल्डनेस यानी ठंडा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा, काइनेटिक एनर्जी उसके लिए जिम्मेदार होगी। दैट मीन्स वहाँ पे जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अंदर, अपन ने अभी ऊपर डिस्कस किया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स रैंडम और रेगुलर मूवमेंट करते हैं। रेगुलर सॉलिड में होता है और रैंडम आपका लिक्विड एंड गैसेस में होता है। वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, उस बॉडी की हॉटनेस या फिर उस सिस्टम की हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए। अब आगे क्या होता है देखिए, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। वो बात हो गई अपनी किसी भी मैटर के पदार्थ की, अपन ने कि उसमें मूवमेंट हो गया, उससे काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए। बट अब अपन बात कर रहे हैं कि आप अगर किसी भी सिस्टम का हॉटनेस और कोल्डनेस अगर नाप लेते हो तो वो किस में नापा जाता है, टेम्परेचर में, और वही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। अब अपन बात करते हैं बॉडी की हीटिंग की। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल आर इन विग्रस मूवमेंट। दैट मीन्स कि जब आप कोई भी बॉडी को हीट करोगे तो हीट करने से वहाँ पे क्या होगा, हीट करने का भी अपन ने बताया हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है। काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स किससे आती है, वेलोसिटी से आती है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जैसे आप किसी भी बॉडी को हीट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो किसकी होगी, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे थे उनकी। तो यहाँ पे अपन ने वर्ड यूज़ किया विग्रस। विग्रस दैट मीन्स कि यहाँ पे उनका मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। Therefore they have high energy and the body is in high temperature and it is said to be heated। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा होने के कारण द बॉडी इज़ हाई टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया, एंड इट इज़ सेड टू बी हीटेड, और उस बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये हीटेड है, गर्म है। अब अपन हीट की डेफिनेशन यहाँ पे देते हैं। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसा कि अपन ने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे एनर्जी की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे एक वर्ड आया था हीट एनर्जी, ठीक है। तो अब अपन हीट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हीट है क्या रियल में, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी का रूप है, ठीक है, विच कैन बी ट्रांसफर्ड, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू कि ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको केवल अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। If a hot body and a cold body are placed in close contact, the hot body will transfer some of its heat energy to the cold body until the temperature of both become equal। That means कि अगर आप कोई भी एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी दोनों को अगर पास पास क्लोज कांटेक्ट में रखते हो तो क्या होगा, हॉट बॉडी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा किसको, कोल्ड बॉडी को, और कब तक करेगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक समान नहीं हो जाता है, ठीक है। There are three methods of heat transfer: conduction, convection and radiation। That means कि हीट ट्रांसफ़र की अपन ने बात की कि हीट को अपन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी के यहाँ पे बताया कि 3 मेथड्स हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के एक जगह से दूसरी जगह, और वो अपने मेन है, इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। दैट मीन्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हीट का, कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। तो अब इनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंडक्शन के बारे में। तो जैसा कि कंडक्शन की बात की जाए, कंडक्शन अपन यहाँ पे बात करते हैं हीट कंडक्शन का, थर्मल कंडक्शन का, या फिर अपन कई बार इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, चालन, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द कोलिजन बिटवीन नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स विदाउट विजिबल मोशन ऑफ द पार्टिकल। इसमें होता क्या है कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह, बट उसका मेथड यहाँ पे वे रास्ता क्या होगा कि जो पार्टिकल्स पास पास में हैं वो वाइब्रेट होंगे, ठीक है। वाइब्रेट होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्टिकल्स अपनी जगह हैं, पार्टिकल्स अपनी ही जगह हैं, उन्होंने वाइब्रेशन किया, वाइब्रेशन करने से एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी गई, बट पार्टिकल्स कभी भी मूव नहीं हुए।
एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इन्होंने लिखा है साफ साफ विदाउट विजिबल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। दैट मीन्स कि कोई भी पार्टिकल है उसका विजिबल मोशन नहीं होता है, पार्टिकल में केवल वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। अब होता किस में है ज़्यादातर ये, कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। दैट मीन्स कंडक्शन सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेज में हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा। क्यों होगा, बिकॉज लिक्विड और गैसेज के अंदर क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे, मूव करने से वो प्रोसेस कंडक्शन ना हो के कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, या तो कन्वेक्शन हो जाएगी या रेडिएशन हो जाएगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कंडक्शन प्रोसेस की खासियत है ये इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि यहाँ पे विजिबल मोशन नहीं होता है पार्टिकल्स में। ठीक है, लेट अस कंसिडर अ रोड ऑफ लेंथ L एंड एरिया A एंड टेम्परेचर θ1 एंड θ2 आर देयर एंड्स। इसके एग्जांपल लेके चलते हैं अपन कि एक अपन रोड लेते हैं लोहे की, ठीक है, जिसकी या फिर किसी भी मेटल के अपन मान के चल सकते हैं, जिसकी लेंथ तो क्या है कैपिटल L है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A है, और यहाँ पे टेम्परेचर है उसका, दो किनारे होंगे, उसके एक किनारे का टेम्परेचर है θ1 और एक का है θ2। जब आप उसके एक किनारे को गर्म करते हो तो वहाँ पे क्या देखते हो कि कुछ देर बाद जो दूसरा जो किनारा था वो भी गर्म होता है। क्यों गर्म हुआ वहाँ पे जबकि कोई भी विजिबल मोशन नहीं हुआ। ये तो है नहीं कि वहाँ पे उसके θ1 जहाँ पे था वहाँ के एंड के पार्टिकल मूव होके वहाँ पे चले गए, ऐसा तो नहीं हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन होने से एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, उन्होंने बाईपास की वो अपनी एनर्जी, और एनर्जी बाईपास करने से एक किनारे से दूसरे किनारे तक एनर्जी पहुंची, और जिसकी वजह से एक किनारे को अगर आप गर्म करते हो तो दूसरा किनारा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, कंडक्शन। अब यहाँ पे अपन ने ये θ1 θ2 L और A इसलिए अपन लेके चले बिकॉज अपन इसका यहाँ पे फॉर्मूला डेराइव करेंगे, किसका, कंडक्शन ऑफ हीट का। ठीक है, हीट कितनी कंडक्ट होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट की फ्लो होने की दर dθ/dt, जहाँ पे रेट आ जाती है वहाँ पे अपॉन में dt आ जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के और टेम्परेचर ग्रेडियंट के। ठीक है, अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बोथ एंड, जो दो किनारे हैं उन दोनों किनारों के टेम्परेचर में जो अंतर है वही क्या कहलाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाता है। और यहाँ पे L क्या है आपका, लेंथ ऑफ द रोड, एंड द थर्मल कंडक्टिविटी के, और एक और नई चीज़ आती है यहाँ पे क्या, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, अलग अलग मेटल की क्या होगी या फिर अलग अलग सॉलिड की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी की जगह अगर रोड की जगह आप कौन सा लेके चलते हो, वुडन लेके चलते हो, लकड़ी लेके चलते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा दूसरा पार्ट गर्म, बिकॉज, और होगा तो क्या होगा, लेट होगा, बिकॉज उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है। अगर यहीं पे अपन कोई अच्छी मेटल लेके चलते हैं जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी है तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, सब अपन बात कर सकते हैं एल्यूमिनियम की। ठीक है, आयरन भी आपकी लेट गर्म होगी, इनके कंपैरिजन में कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम जल्दी गर्म हो सकते हैं। द डिफरेंस इन टेम्परेचर क्रिएट्स टेम्परेचर ग्रेडियंट, डिफरेंस होता है जो टेम्परेचर में वही टेम्परेचर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें रेट ऑफ फ्लो का, ये फॉर्मूला हुआ अपना dθ/dt इज इक्वल टू Ka θ1 माइनस θ2 अपॉन L। ठीक है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इट्स इनहेरेंट एबिलिटी टू कंडक्ट थर्मल एनर्जी। दैट मीन्स कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है किसी भी मटेरियल की, कि थर्मल एनर्जी को कंडक्ट करने की उसकी इनहेरेंट एबिलिटी, उसकी क्षमता खुद की। तो ये आपका कंडक्शन का दैट मीन्स फर्स्ट मेथड था। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कोई भी मेटल का, जब आप एक किनारा गर्म करते हो तो दूसरा किनारा गर्म होता है। हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे हुई, पार्टिकल्स ने वाइब्रेशन किया, वाइब्रेशन करने के कारण उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र की। ठीक है, इसका अगर अपन फॉर्मूला डेराइव करते हैं तो अब फॉर्मूला अपने पास आता है dθ/dt इज इक्वल टू Ka θ1 माइनस θ2 अपॉन L। वहाँ पे dθ/dt क्या है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, K उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है, A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, θ1 माइनस θ2 अपॉन L यहाँ पे क्या है, θ1 माइनस θ2 टेम्परेचर ग्रेडियंट है और L यहाँ पे उसकी लेंथ है। अब इसी प्रोसेस को हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, डायग्राम में ये चीज़ और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी।
जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम में, एक रोड लिया आपने, उस रोड को एक एंड को आपने गर्म करना चालू किया। यहाँ पे होता क्या है, जहाँ से आप गर्म कर रहे हो वहाँ पे लोड्स ऑफ वाइब्रेशन, दैट मीन्स वो गर्म है और वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है। वाइब्रेशन होने से वो पार्टिकल्स एक दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होती होती दूसरे तक पहुँच जाती है, दैट मीन्स दूसरे एंड तक पहुँच जाती है। हीट ट्रेवल्स अलोंग द रोड, और यहाँ पे हीट एनर्जी एक किनारे से दूसरे किनारे तक ट्रांसफ़र हो जाती है। Now we will discuss about the second method which is known as convection. अब कन्वेक्शन में क्या होगा, कन्वेक्शन में और कंडक्शन में डिफरेंस छोटा सा है एक, और वो डिफरेंस ये है कि कंडक्शन के अंदर विजिबल मोशन नहीं होता है पार्टिकल का, बट कन्वेक्शन के अंदर विजिबल मोशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो पार्टिकल गर्म होगा वो खुद मूव करके एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा एक जगह से दूसरी जगह। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लिक्विड। दैट मीन्स अपन जब घर पे पानी गर्म करते हैं पतीले में, तो आप देखना वहाँ पे ये वाटर के पार्टिकल्स मूव होते हुए आपको साफ दिखाई देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। दैट मीन्स कि नीचे वहाँ पे जो जो पार्टिकल गर्म हो जाते हैं, गर्म होने से वो हल्के होंगे, हल्के होते वो ऊपर आ जाएंगे, और जो ठंडे पार्टिकल्स थे वो नीचे चले जाएंगे। इस तरीके से हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। दैट मीन्स उस पतीले के नीचे वाले हिस्से से कहाँ तक आ गई, ऊपर वाले हिस्से तक आ गई, और किसके थ्रू आई, यहाँ पे पार्टिकल्स ने खुद ने मोशन किया है। अब समझते हैं इसके बारे में। इट इज़ द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स कि पार्टिकल्स का यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल मोशन होता है। एक्चुअल मोशन होने के कारण ही एनर्जी, हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाती है। कन्वेक्शन टेक प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड और गैसेस में होगा, बिकॉज सॉलिड्स के अंदर तो एक्चुअल मोशन पार्टिकल का होने से रहा। हीट इन लिक्विड causes the fluid to expand and making it less dense and start rising. The cold dense fluid molecules move to their place from the other area. होता क्या है इसके अंदर, वही मैंने आपको चीज़ बताई कि जो पार्टिकल गर्म होता है, गर्म होने से क्या होगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा, वो फैलेगा, और फैलने से जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज तो मास तो वही रहना है, ठीक है। और जब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो हल्का हो जाएगा, तो हल्का होने से यहाँ पे क्या होगा, वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और जो ठंडे पार्टिकल्स थे जिनमें वेट ज़्यादा था, अब वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल बनती रहेगी और हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती रहेगी। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ द वाटर। वाटर की अपन जो बॉइलिंग करते हैं तो उसमें यही प्रोसेस होती है। नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद में वो ऊपर आ जाते हैं, और फिर जो ऊपर जो ठंडे पार्टिकल थे पतीले में, वो सारे के सारे आपके नीचे की तरफ चले जाते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल और देता हूँ आपको कि जब आप कोई भी पानी गर्म करते हो तो किसी भी बर्तन में अगर गर्म करते हो, अगर आपने नीचे से गर्म किया उसको, ठीक है, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा गर्म होगा। बट एक एग्जांपल जो कि बहुत बार होता है कि जब आप किसी भी पोर्ट के अंदर जब आप रोड लगाते हो, इलेक्ट्रिक रोड, तो अगर वो फॉर एग्जांपल आपकी बकेट अगर लंबी है तो वहाँ पे क्या होता है कि रोड नीचे तक पहुँच नहीं पाती है। तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो रोड है वो नीचे तक नहीं पहुँच पाई। अब रोड ने क्या किया, ऊपर ऊपर का पानी गर्म किया। क्यों किया, बिकॉज जो ऊपर का उसके पास जो पार्टिकल्स थे वहाँ पे लिक्विड के, वो तो उसने गर्म कर दिए। तो इससे क्या होगा कि जो ऊपर वाले जो पार्टिकल थे वो वैसे ही हल्के थे, ठीक है। जब अपन नीचे से गर्म करते हैं तब तो वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं, बट जब आप ऊपर से ही गर्म करोगे उसको तो वो ऊपर से नीचे नहीं जा पाएंगे। इसी वजह से बकेट के अंदर नीचे का पानी ठंडा रह जाता है और ऊपर का पानी आपका गर्म हो जाता है। यही फ़र्क होता है कि जब आप पानी को ऊपर से गर्म करोगे तो वो ऊपर ऊपर का गर्म होगा, नीचे का नहीं हो पाएगा। बट अगर आप उसी को नीचे से गर्म करते हो तो क्या होता है, सारा गर्म हो जाता है। ताकि होता क्या है कि सारे पार्टिकल्स नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं।
अब अपन इसी चीज़ को जो अपना कन्वेक्शन है इसको लेके चलते हैं कि इसका जो एग्जांपल था बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे हो कि ये प्रोसेस चलती रहती है। अपने बात कर रहे हैं कि इसका एग्जांपल ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन एक्सरे ट्यूब्स। दैट मीन्स कि एक्सरे ट्यूब होती है, वहाँ पे आपको पता है हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, और उस हीट को निकालने के लिए, दैट मीन्स बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे कन्वेक्शन मेथड ही काम में लेते हैं। कन्वेक्शन मेथड कैसे काम में लेते हैं कि आपकी जो एक्सरे ट्यूब है उसके चारों तरफ ऑयल होता है, उस ऑयल का क्या काम होता है, एक्सरे ट्यूब से हीट को लेना और इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करना। इन दिस मेथड ऑयल इज़ यूज टू रिमूव द हीट फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब से हीट को रिमूव करने के लिए हम ऑयल को काम में लेते हैं, ऑयल भी लिक्विड है। कन्वेक्शन प्रोसेस टेक प्लेस इन दिस ट्रांसमिशन, और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, कन्वेक्शन होती है। वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और जैसा कि यहाँ पे अपने हीट ट्रांसमिशन की बात की, कन्वेक्शन की बात की, तो अपन यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहे हैं, और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी एक्सरे ट्यूब आती है। तो एक्सरे ट्यूब की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे हीट ट्रांसमिशन कन्वेक्शन मेथड के थ्रू ही होती है। तो ये आपका दूसरा मेथड हुआ कन्वेक्शन। एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। दैट मीन्स कि ऐसा मेथड जिसके अंदर हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, बट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स खुद मोशन करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, या फिर आपने घर पे भी देखा है कि जब आप पतीले में पानी गर्म करते हो तो किस तरीके से पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड एंड लास्ट मेथड, वो है आपका रेडिएशन। अब रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। सबसे पहले एग्जांपल से टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। आपकी सन से हीट आ रही है आपके अर्थ पे, ठीक है। सूर्य से लेके अर्थ तक जो हीट आती है वो किसके थ्रू आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अर्थ की थोड़ी हाइट पे आप जाओगे तो आपको गैसेस मिलेंगी, बट एक हाइट या फिर एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपको गैसेस भी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये भी है कि रेडिएशन के थ्रू अगर आप हीट को ट्रांसफ़र करते हो तो उसके लिए आपको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स कि रेडिएशन के थ्रू वैक्यूम के अंदर भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, खाली जगह, गैसेस भी नहीं होती जहाँ पे। दैट मीन्स वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। कौन से मेथड के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज़ ट्रांसमिटेड, सॉरी यहाँ पे ट्रांसफर्ड आएगा, इसको कट करके ट्रांसफर्ड कर लेना, ट्रांसमिटेड नहीं आएगा यहाँ पे। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मटेरियल मीडियम। दैट मीन्स कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, बट अपने को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। व्हेन अ बॉडी हैज़ इंटरनल एनर्जी इट्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एंड एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब होती कैसे कि जिस भी बॉडी से एनर्जी निकल रही है वहाँ पे क्या होता है कि एटम और मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेशन करने के कारण क्या होगा, उनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, विच कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी एक्रोस अ वैक्यूम। और उनकी क्या एबिलिटी है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो वैक्यूम में भी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हीट रीचेज द अर्थ फ्रॉम द सन। दैट मीन्स कि अपने पास जो हीट आती है सन से, वो बेस्ट एग्जांपल आपका रेडिएशन मेथड का। तो ये आपका रेडिएशन मेथड हो गया। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये तो रहा आपका डायग्राम किसका, सन से अर्थ तक रेडिएशन के थ्रू हीट का आने का। बट एक डायग्राम और है, नेक्स्ट डायग्राम, जिसके थ्रू आप तीनों प्रोसेस समझ सकते हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उसको अच्छे से देखना और समझना। ये देखो यहाँ पे तीनों प्रोसेस हो रही हैं। आपने एक हीटर के ऊपर पतीला रख रखा है और उसमें आप पानी गर्म कर रहे हो।
हीटर से लेके पतीले तक जो हीट जा रही है हीटर की स्प्रिंग से, वो किसके थ्रू जा रही है? रेडिएशन के थ्रू जा रही है। तो फर्स्ट मेथड जो आपने रेडिएशन पढ़ लिया यहाँ पे। कन्वेक्शन का एग्जांपल, जो अंदर पतीले में पानी गर्म हो रहा है वो कौन से मेथड के थ्रू हो रहा है? कन्वेक्शन के थ्रू, एक्चुअल मोशन हो रहा है वहाँ पे पार्टिकल का, ठीक है। और कंडक्शन, पतीले का जो हैंडल है वो गर्म हो रहा है, ठीक है, वो किसके थ्रू हो रहा है? कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। तो ये एक ऐसा बेस्ट एग्जांपल है, डायग्राम है, जिसमें तीनों प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख रही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये आज का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।